हेलो। आप सब लोगों के साथ हम लोग सेट 16 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले आप लोग जरा अपने आंसर को मैच कर लो, आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। एंड थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला एक सेंटेंस अरेंजमेंट था। इसमें हम लोगों को जरा आप जरा ध्यान दीजिए कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज। मॉस्किटो को मारने का सेफर बेटर वे खोज रहे हैं वो। यहां लिखा हुआ है देयर इज दिस इज अ नेचुरल सॉल्यूशन। अब अगर नेचुरल सॉल्यूशन है तो तुम अगर देखो तो क्यू और यहां पे लिखा हुआ है दीज एनिमल्स दैट इज बैट्स एंड बर्ड्स, तो तुम्हारे पास क्यू और उसके बाद पी का आना नॉर्मल है। देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सेंटेंस अरेंजमेंट में मेरी गलती होती है क्योंकि आप सेंटेंस अरेंजमेंट में कोई टेक्निक नहीं अडॉप्ट करते, आप उसको सिंपल उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में एरर होना बट नेचुरल है, कभी भी हो सकता है। इसीलिए मैंने जब लिया ना कि दीज एनिमल्स, तो ये अगर कहीं लिखा हुआ है क्लू, तो एनिमल्स खोजो कहां पे हैं, क्योंकि ये तो बताएगा ही ना कि उसके पहले कोई ना कोई एक से ज्यादा एनिमल्स आएंगे, क्योंकि दीज पुलर देता है। तो क्यू और पी अगर एक साथ हो तो तुम्हारा ये और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब दोनों में क्यूपी लास्ट में है। अब आर एस और एस आर दोनों में से कौन सा होगा ये देखना है। अब अगर आप आर और एस को पढ़ो तो लिखा हुआ है मॉस्किटो नेट्स कैन बी यूज फॉर सेफ्टी। हम मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, बट देयर इज नो श्योर वे। अब वन के बाद बट हम एस कैसे लगा सकते हैं, और यहां भी टू प्रोटेक्ट है, यहां पे प्रोटेक्शन है, तो ये इसी का एंटोनिम दिया हुआ ना, अपोजिट डाला हुआ है। सो अपोजिट मीनिंग इसमें है एंड दैट इज वाई आर और एस एक साथ होगा, एस आर एक साथ जाएगा। यहां पे वन नंबर के बाद कंफ्यूजन हो रहा था, यहां पे एक बट को पकड़ना था और दीज एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन को पकड़ना था। ऐसे ऐसे वर्ड्स तुमको हेल्प करते हैं तुम्हारे को सॉल्व करने में। हम लोग और भी संडे से मिलेगा, हम लोग उसको देखते हैं। स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, वॉइस में चेंज करना है, तो नॉट रियलाइज, डिड नॉट रियलाइज का वाज नॉट रियलाइज्ड ये होगा, और ये तुम्हारा सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है और कहीं पे है, देख लो और कहीं पे है तो नहीं है। सो तुम्हारा आंसर सी जाएगा वहां पे। थर्ड क्वेश्चन, द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम मेक लिखते हैं, मेक या मेक का कोई भी फॉर्म, तो आई मेड हिम लाफ, हम ऐसे लिखते हैं। और ये स्ट्रक्चर बताता है कि मेक के बाद तुम्हारा एक भी1 फॉर्म आएगा। ये एक्चुअली भी1 नहीं है, ये टू भी1 का बेयर फॉर्म है। इसको बेयर इन्फिनिटी बोला जाता है, और बेयर इन्फिनिटी में भी1 ही होता है और टू भी1 ही होता है, उसका टू साइलेंट होता है। अगर इसको हम पैसिव बनाते हैं ना तो ये फिर फुल इन्फिनिटिव हो जाता है। ये एक्टिव फॉर्म है, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो बनेगा ही वॉज मेड टू लाफ। जब इसका पैसिव बनता है तो इन्फिनिटिव फुल फॉर्म में आ जाता है। अब ये मेड लिखा हुआ है तो यहां का टू तुम्हारा कैंसिल हो गया। मेड के बाद ऑब्जेक्ट, मेड के बाद हर स्टेप डॉटर, और उसके बाद लाफ भी1, वहां पे भी डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a school boy who cuts classes frequently is a, द वर्ड इज कि कोई भी आदमी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे वो कहीं किसी जगह का एम्प्लॉय हो, बिना किसी कारण के बिना किसी नोटिस के एब्सेंट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रूअंट। सो
ट्रुएंट जो बिना किसी कारण के, सीरियस कारण के या बिना किसी नोटिस के छुट्टी पे चले, छुट्टी ले ले, क्लास बंक कर दे, काम से छुट्टी ले ले, ट्रुएंट। डिफिटिस्ट, वन हु accepts his defeat easily, जो अपनी हार या फेलियर को आसानी से स्वीकार कर ले, उसको डिफिटिस्ट कहा जाता है। साइकोफेंट, चापलूस, और मार्टिनेट, इसको बोला जाता है डिसिप्लिनरियन, जो नियम कानून को दूसरे पर बहुत स्ट्रिक्टली थोपे। मेनी ऑफ आवर स्कूल डेज टीचर्स वर मार्टिनेट, हमारे शुरुआती स्कूल डेज में बहुत सारे टीचर्स मार्टिनेट हुआ करते थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फोर्स करने वाला। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो तुम्हारा टंबल है, TUMBLE, टंबल मतलब होता है लड़खड़ाकर गिरना। टसल का स्पेलिंग, जिसका मतलब विवाद होता है, झगड़ा होता है, वो ऐसे टसल होगा। टनल विल बी TUNNEL, टनल। और ट्रेबल, द वर्ड इज TREBLE, ट्रेबल मतलब 3, ट्रायो, ठीक है। अब तुम्हारे देखो क्लोज टेस्ट। Eating white bread and ready meals could be killing us, according to the first major study linking ultra processed foods with dash death। अगर हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पे होता है, तो वो सिंपली तो अर्ली डेथ ना, जल्दी डेथ हो जाता है। द स्टडी ऑफ 45,000 middle aged people found that every 10% increase in eating of ultra processed food, अगर तुम देखो तो नॉर्मली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को तो खाओगे ही ना, तो खाने का मीनिंग चाहिए। और अगर मेकिंग बोले तो मेकिंग तो जाएगा नहीं। इनटेक का मतलब होता है, बनाने से थोड़ी आदमी मरेगा, खाने से। इनटेक मीन्स ईट का नाउन फॉर्म होता है, इनटेक का मतलब खाना। इनपुट का मतलब कोई चीज जो आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो या डालते हो, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट को जो हम लोग खेती बाड़ी में यूज करते हैं, उसको हम लोग इनपुट बोल सकते हैं। कंप्यूटर में इनपुट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं। खाने के लिए इनटेक, और डाइजेशन तो खाने के बाद, इसीलिए वो होगा नहीं। वॉज लिंक टू 18% डैश, तो वो अगर हमने 10% बढ़ाया इंक्रीज, तो डेथ की संख्या में भी ऊपर के मीनिंग में बढ़ेगा ही। सो इंक्रीज। कंजम्पशन के साथ प्रीपोजिशन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंजम्पशन के साथ ऑफ लगेगा। एंड हाई रिस्क ऑफ हाई ब्लड, और ब्लड के साथ प्रेशर। सो ये आपका पांचों सही होना चाहिए, दैट इज नॉट अ बिगर वन, बहुत टफ नहीं था। सो इट्स ओके। अब ल्यूमिनरी का अपोजिट मीनिंग खोज रहा है। ल्यूमिनरी होता है फेमस पीपल, कहीं और तो नहीं है, नहीं। फेमस पीपल इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी फील्ड के ल्यूमिनरीज होते हैं फेमस लोग। नन एंटिटी, जिनकी कोई पहचान नहीं है, मतलब आम आदमी, आम इंसान, साधारण इंसान, बिना, जिनका कोई वजूद नहीं है। तो ल्यूमिनरी का ठीक उल्टा तुम्हारा ये हो जाएगा पिलग्रिम, तीर्थयात्री। इंपोस्टर, किसी और के जगह पे कहीं पे चले जाने वाला, उसका जगह ले लेने का, पाखंडी, धोखेबाज, बहरूपिया, पता नहीं क्या क्या क्या, क्या हिंदी में दिया जाता है। बट वो आदमी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसका उसने जगह ले लिया है,
अपना स्वरूप बदल के, आईडी कार्ड गलत लेके, कुछ भी करके उसको हम लोग इम्पोस्टर कहते हैं। ठीक, आगे रोहन वाज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। यहां पे रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना उसके फिजिकल एक्टिविटीज पे। रिस्ट्रिक्शन जो लगाते हैं हम लोग, तो कुछ काम करने की स्वतंत्रता हमारी कम हो जाती है, इसीलिए उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन में उसको डालते हैं। यहां स्वतंत्रता नहीं है, यह बोला कि एग्जामिनेशन में अपीयर होने को उसे रोक दिया गया। रेस्ट्रिकेट फ्रॉम एग्जामिनेशन होता। अब इन दोनों में से बैन जो वर्ड होता है, किसी एक आदमी को हम लोग बैन नहीं करते। बैन कुछ एक्टिविटीज और फिल्म्स आदि बैन करते हैं। द पर्सन वाज बैंड नहीं हम लोग इस्तेमाल करते। हम लोग अगर ये नहीं रहा होता, दीवार का मतलब होता है कानूनी रूप से किसी को कोई काम करने से प्रतिबंधित करना, कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा देना कि वो तुम काम नहीं करोगे, उसको हम लोग दीवार बोलते हैं। बैन पर्सन के लिए नहीं लगता, इसलिए अगर तुम्हारा दीवार नहीं हुआ होता तो हम बैन लगा सकते थे, सेकेंड बेस्ट वर्ड हो सकता है, बट अमूमन इसको पर्सन के लिए नहीं इस्तेमाल करते। दैट इज वाई आंसर इज ए। मूव कीजिए नेक्स्ट पे। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि किताबों में लिखा था सर्टेन, श्योर, लेकिन ऑन कार्ड्स का, ऑन द कार्ड्स का मतलब जिसके होने की पूरी संभावना हो। श्योर नहीं है बट उसकी संभावना ज्यादा है, प्रोबेबल वाले सेंस में जाएगा वो, ऑन द कार्ड्स। नाउ sordid and sensational books tend to vitiate the public taste। यहां टेस्ट का मतलब लोगों की रुचि, स्वाद वाला नहीं, उस रुचि को, उस इंटरेस्ट को गंदा कर देता है। गंदा कर देना, और गंदा करने के लिए अगर देखो तो ये तो ध्यान भंग करना हो गया, ये डिवाइड करना हो गया। तुम्हारे को डिस्टोर्ट डालना पड़ेगा। डिस्टोर्ट का मतलब उसका स्वरूप बिगाड़ देना, जैसा स्वरूप था वैसा उसको खराब कर देना, उस स्वरूप को, दैट इज डिस्टोर्शन। नेक्स्ट, फेल एज ही वुड हैव विश्ड। फेल का हेड फॉलन हो जाएगा। अब हेड फॉलन अगर देखा जाए तो सिर्फ यहां पे है और कहीं नहीं है। यहां पे हैड बीन फॉलन, हैज फॉलन, फेल। सो ये क्वेश्चन आसान था। मोरिबंड, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई चीज जो अभी एकदम खत्म नहीं हुआ हो बट इन अ डाइंग स्टेट है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है, धीरे धीरे एकदम मरनासन स्थिति में है वो। और ये किसी पर्सन के लिए नहीं इस्तेमाल करते। हम बोलेंगे दिस ट्रेडिशन इज मोरिबंड, ऑर्गेनाइजेशन इज मोरिबंद, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है, सो डाइंग कंडीशन में है। केओस जानते हो, अस्त व्यस्त स्थिति। वर्च्यू अच्छा गुण। कंक्लूसिव निर्णायक। एक और वर्ड है कंक्लूसिव का, दैट इज डेफिनेटिव। वो चीज जिससे निर्णय निकालना, जिससे कंक्लूजन निकालना बहुत आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगार्डली। अब जरा ध्यान देना, निगार्डली का सिनोनिम तुम्हारा दिया हुआ है, चूंकि ये वर्ड एंटोनिम था, सिनोनिम यहां दिया हुआ है, माइजरली, कंजूसी से। और अगर कंजूसी से हटेगा, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब बहुत उदारता से, फिजूल खर्ची से नहीं, उदारता से। ध्यान देना, आप लोगों को जब बना रहे होगे तो डाउट लगाओ लेविशली चुने या जनरसली चुने। लेविश बोलते हैं वो जो खर्चा में बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट हो, लेविश उसको बोलते हैं। जो अपने खर्चे में बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो उसको लेविश बोला जाता है। बट जेनरस वो जो कंजूसी ना करे। इसलिए आपका आंसर जेनरसली होगा, लेविशली नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो, अगर ये दोनों नहीं रहा होता तो ये दोनों लेविश का उल्टा
माइजर हो जाता है। ठीक है, सो खर्चे में कंजूसी करने वाले, जरूरी की चीजों को भी कंजूसी करने वाले को हम निगार्ड बोल सकते हैं। माइन्यूट, सूक्ष्मता से, बहुत डीपली किसी चीज को माइन्यूटली जांच करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स, इट ट्राइड अगेन। तो 1 के बाद तो क्यू आएगा, और 1 के बाद क्यू सिर्फ यहां है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहां पर तो ऑप्शन ऐसा दिए हुए हैं। आगे में बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है ना कि वो सब जज करते हैं, सारा चारों को बैठाते हैं। अगर 1 के बाद क्यू हमारा आ रहा है और वो क्यू एक ही में है, तो हम आगे क्यों बनाएं? एक भी सेंटेंस का जगह अगर तुम्हारा सेट हो जाए, 2 सेंटेंस का आपस में कॉम्बिनेशन सेट हो जाए, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, या तो आंसर मिल जाता है 30-40% टाइम में, नहीं तो 60% टाइम में 2 ऑप्शंस हट जाते हैं, और तब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है तो हिट एंड मिस से आराम से बन जाएगा देख देख के, ऑप्शन को के अनुसार। माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हियर। द क्वेश्चन इज कि अगर ये इंटेरोगेटिव नहीं है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, जैसे मैं लिखूं हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, इंटेरोगेटिव, तो तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर मैं लिखूं आई आस्क्ड हिम, अगर ऐसे लिखा हुआ आई आस्क्ड हिम, और तब मुझे लिखना है, तो 2 चीज, हाउ लॉन्ग भी लिखेंगे, और सेंटेंस अब चूंकि इंटरोगेटिव नहीं है तो यू वुड हो जाएगा, क्योंकि विल का वुड पालन करेंगे हम। और दूसरा कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो तो WH खुद कंजंक्शन का काम करने लगता है, वो कंजंक्शन बन जाता है, और जब कंजंक्शन बना तो उसके पहले एक और कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसको इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बोलते हैं। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में WH खुद ब खुद कंजंक्शन का काम करता है, इसीलिए उसके पहले कोई और कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मूव कीजिए। द डैश ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंट इन जेल एज ही वाज कॉट इन हिज क्राइम। उसका बाकी बचा हुआ जिंदगी जेल में कटा, बाकी बचा हुआ। रेमनेंट किसी चीज का, कोई बिल्डिंग आदि पुराना स्मारक था, कोई बहुत बड़ा किला था, उसका जो अंश अवशेष बच गया, टूट फूट गया, वो जो अवशेष अभी बचा हुआ है उसको हम लोग रेमिनेंट बोलते हैं। लेफ्ट ओवर, हमने कोई भी चीज का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग लेफ्ट ओवर बोलते हैं। इसको हम लोग खाने का, भोजन के बाद जो हमारा खाना बच जाता है उसके लिए भी लेफ्ट ओवर लिखा जाता है, जिसको हम लोग जूठन बोलते हैं, लेफ्ट ओवर। द लास्ट तो हम लोग बोलेंगे नहीं, रिमाइंडर मतलब बाकी बचा हुआ। सो बाकी बची हुई, मैथ में भी रिमाइंडर आप इस्तेमाल करते हो। मूव कीजिए। ही रिजेक्टेड ये प्रपोजल पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे समझे, बिना टेढ़ा मेढ़ा किए हुए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करना, दैट इज पॉइंट ब्लैंक। A few workmen came to cut down the tree. इस सेंटेंस में थोड़ा सा एक क्या गड़बड़ था कि they did not know what to do with the roots। आप जरा ध्यान देना मेरे टेक्निक को, उनको नहीं पता था कि रूट्स को वो क्या करें, और यहां पे ही एक और बार रूट्स का हुआ, they decided that the roots had to be dug out। सो तुम्हारा Q के साथ S आएगा, ये कंफर्म है, और Q के साथ अगर S आएगा तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। Q के बाद S कहीं नहीं है। गेटिंग? इन अ वे अगर आप 22 में देखो तो Q और S चूंकि एक साथ आ रहा है और उससे तुम्हारा आंसर निकल गया। यही मैं बोल रहा हूं कि 2 ऑप्शन, 2 सेंटेंसेज, चाहे किसी भी कारण से आपका कुछ भी क्लिक करे, और ये जरूरी नहीं है कि 1 के बाद ही हम खोजें, 1 के बाद ही हम पूरा खोजें।
क्योंकि वन बात तुम देखो तो लगेगा. A few workmen came to cut down the tree. It took them all morning. ये भी तुमको ठीक लग सकता है. सो थॉट वाले क्लू को नहीं पकड़ने की जरूरत है शुरुआत में. तुम्हें शुरुआत में ऐसे पकड़ने की जरूरत है जहां पे वर्ड्स आदि लगा हुआ है जिससे तुमको खोजने में मुश्किल ना हो रहा हो. डन. नेक्स्ट. द प्रिंसिपल kept the staffs were kept. यहां पे लगा हुआ है. सो दैट इज नॉट अ बिगर वन. बाय स्टडिंग एड्स हैज इंगेज्ड. अब देखो तुम ध्यान दो यहां पे. हैज इंगेज्ड एक वर्ब है और उसका सब्जेक्ट चाहिए. ठीक है. अगर मैं अभी लिखूं तो ये बाई के साथ V4 लगा हुआ है और V4 के बाद ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं. तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी कैंसिल हो गया. अब अगर नाउ दैट द लिखा जाए तो द स्टडी एड्स. द स्टडी नाउन हो गया तो द स्टडी ऑफ एड्स होता ना. ये कैंसिल. और वही चीज यहां भी स्टडी एड्स नहीं, स्टडी ऑफ एड्स. सो द स्टडी ऑफ एड्स हैज एंगेज्ड. आराम से तुम्हारा बन गया होगा. एंड तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में तुम्हारा स्पेलिंग देखना है. और मिशनरी का स्पेलिंग ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल एक्टिविटीज का काम करते हैं बट उनका मेन टारगेट होता है अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना. दे आर कॉल्ड मिशनरी. विजनरी जो भविष्य की आने वाले परिस्थिति के बारे में अच्छे से समझ सकता हो, सोच पाता हो. भविष्य दृष्टा. मशीनरी मशीन का पूरा सिस्टम को बोलते हैं. और मर्सिनरी बोला जाता है, बहुत जगह पे मैंने देखा है भाड़े के सैनिक. ये बोला जाता है एक्चुअली सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं होते हैं. ऐसे कोई भी आदमी जो किसी भी जगह के लिए काम करने को टेम्पररली तैयार हो सकते हैं. आप उनको हायर कर सकते हो कुछ दिनों के लिए. अगर वो मतलब अगर उनसे कोई काम कराना है तो उनके रिक्वायर्ड सैलरी या इमोल्यूमेंट सब आप फिक्स कर दो, वो काम कर देंगे. बहुत जगह पे देशों में ऐसे ग्रुप भी हैं सैनिकों के जो किसी भी देश के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं. चले जाएंगे अगर आप उनको पर डे मंथ का सैलरी वैली जो उनका होता है वो आप एग्री कर लो, वो चले जाएंगे. दे आर कॉल्ड मर्सिनरीज. सो आपका ये 25 क्वेश्चन था. मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, अच्छा है. पीटी के लायक एकदम एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था. आप में से कुछ लोगों ने कहा कि अभी इसमें आसान आसान क्वेश्चन मत रखिए. नहीं, अभी मैं आपको पीटी का प्रैक्टिस करा रहा हूं सो दैट कि जब हमारी परीक्षा आएगी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके परीक्षा के समय तक ये आप डेली इसका प्रैक्टिस, मतलब ऑलमोस्ट वीक में 3 प्रैक्टिस आपको मिलते जाए. आप में से बहुत सारे लोगों का बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छा साइन है. जिनकी कमी हुई है वो ये ध्यान से लेकिन कोशिश करें कि कहां पे किस सेक्शन में उनकी गलती हो रही है. उस सेक्शन पे अगर मेहनत करोगे, एक्यूरेसी डेवलप करोगे तो अब तक फिर ओवरऑल मार्क्स दिखाई पड़ेगा. सिर्फ प्रैक्टिस से ओवरऑल मार्क्स नहीं बढ़ता है. सी यू देन विद द नेक्स्ट सेट.